पासवान उन नेताओं में से हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी आस्था को बनाए रखे हुए हैं। उनका कहना है मजबूत सरकार बनाएंगे, 5 साल चलाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एनडीए की जीत की घोषणा के बाद अपने संबोधन में कहा कि एनडीए के नए कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। तो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है। ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 17वीं लोकसभा को भंग करने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, वहां पर अपना और अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। ये तस्वीरें आप उसी की तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया और स्वीकार करके कहा कि जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती है तब तक आप और आपके मंत्रिमंडल के लोग जो हैं वो काम करते रहें। राष्ट्रपति ने अनुरोध किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हम आपको बता दें कि ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब कभी भी नई लोकसभा का गठन होता है तो जो पुरानी लोकसभा है उसको भंग किया जाता है, उसके बाद जो मौजूदा सरकार होती है वो इस्तीफा देती है और उसके बाद फिर नई सरकार की गठन के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में जाकर मिले और अपना और अपने मंत्रिमंडल का उन्होंने इस्तीफा सौंपा। तो क्या एक बार फिर से नई मोदी सरकार बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है? इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है क्या। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। इस वक्त ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि इस जनादेश को, ये जो इस बार का जनादेश आया है, इसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, क्योंकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है और एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही तो चुनाव लड़ा था। तो एक बार फिर से मोदी सरकार।
तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो हमें बता रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे को इसी तरह से पढ़ें। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज खास तौर पर जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं। स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत कौशल जी। और राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में बातें बड़ी मजबूती से रखा करते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, इस अगर जनादेश को समझा जाए, पहली बात, ठीक है 400 पार वाला नारा था, वो प्रधानमंत्री ने भी कई बार स्पष्ट किया था कि भाई वो तो एक बेंचमार्क हमने सेट किया था, लेकिन जो ठोस बातें हैं, ठोस बातें क्या क्या हैं? ठोस बातें ये हैं कि प्री पोल अलायंस एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बीजेपी को अकेले इतनी सीटें मिली हैं जितनी कि 37 विपक्षी दलों को मिलाकर भी उतनी सीटें नहीं मिली हैं। इस जनादेश को प्रधानमंत्री मोदी के लिए तीसरे टर्म का जनादेश क्यों नहीं समझा जाए, जिस पर कि विपक्ष सवाल उठा रहा है? लाल जी, आपका जितने सवाल हैं वो सवाल इसलिए हैं कि हम लोग पिछले एक दशक से ये बात भूल गए थे कि इस देश में कोएलिशन सरकार की बनने की परंपरा रही है। ये लगातार आप कह सकते हैं कि 1984 के बाद अगर आप देखें तो एक कोएलिशन का जो एक दौर था वो 30 साल 35 साल के बाद आप ये देखें कि इस दशक में लोग इस तरह से मान गए थे कि बीजेपी का जो एक अपनी फुल मेजोरिटी की सरकार बनती है, उसके साथ में एनडीए का अलायंस भी होता है जी। तो वो ये इस चर्चा में इसलिए है, मीडिया की खास चर्चा में इसलिए है, लेकिन ये भी बात आज की तारीख में एक इतिहास बनने जा रहा है कि 2 दशक के बाद, या आप कहें तो 3 दशक के बाद थर्ड टर्म के प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार का जो एक सिलसिला है 1962 के बाद वो शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है 8 तारीख का एक खबर भी है कि 8 तारीख को पीएम मोदी शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि 1962 के बाद लगातार तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं जब आप कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी का वो नारा था अब की बार मोदी सरकार, ये तो तय है। अब रही बात, जब आप जनादेश की बात आप कह रहे थे, तो क्या जो 272 का मैजिक फिगर है उससे ज्यादा एनडीए अलायंस को आज 293 के आसपास है। बिल्कुल। तो उसमें मेजोरिटी के मामले में शको शुबा की क्या गुंजाइश है? ये शको शुबा की गुंजाइश तो तब से शुरू होती है जब से इंडिया गठबंधन में इस बात की चर्चा होती है कि हम भी समान विचारधारा के लोगों से बात करेंगे। अब ये समान विचारधारा के लोग कौन हैं? तो इस बात को ढूंढते हुए अगर वो जाएंगे तो कितने पार्टियों को ये 38, 29, 39, 40 का जो उनका आंकड़ा में कमी है उसको छूने के लिए वो कितने लोगों में जाएंगे? ठीक। लेकिन इसके साथ साथ जो एक मोरल की बात है, जिस बात को लेकर राहुल गांधी एक संविधान को लड़ाते हुए दिखाते हैं, ये संविधान का जो सबसे एक आप कह रहे हैं कि सबसे अमूल चीज ये है कि जनादेश एनडीए अलायंस को मिला है, और वो एनडीए अलायंस जिसका नेतृत्व करते हुए पीएम मोदी ने ये चुनाव लड़ा था और पूरी बहुमत से ये सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीजें देखिए कि आज जो इंपॉर्टेंट ये है कि आज एनडीए की मीटिंग होनी है शाम 4 बजे 5 बजे के समय में, तो इंडिया गठबंधन के भी सारे लोग आए हैं मीटिंग का। वो भी एक 2 विंडो टेलीविजन में आप देख रहे होंगे, टेलीविजन चैनल में ये कटा है कि इंडिया की भी मीटिंग हो रही है और एनडीए की भी मीटिंग हो रही है। जी जी। लेकिन अब सवाल ये है कि एक जगह की मीटिंग जो है वो सिर्फ फोटो ऑप है। फोटो ऑप इसलिए मैं कह रहा हूं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि ये फोटो ऑप है कि ये बताने की कोशिश है देश में कि इंडिया गठबंधन जो है वो भी एक मजबूत एक गठबंधन है और इस गठबंधन को लोग समझे कि पूरी चट्टानी एकता जो है इंडिया गठबंधन में सामने है, उसका फोटो ऑप है। लेकिन इंडिया की जो मीटिंग हो रही है वो एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसकी पार्लियामेंट्री की बोर्ड की मीटिंग होनी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का ओथ होना है, मंत्रिमंडल का गठन होना है। तो ये सारी चीजें के लिए एनडीए की आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम है। इस मीटिंग पर हमारी भी नजर है और हम खबर लगातार देते रहेंगे। राहुल लाल जी,
जिस तरह का नतीजा आया है, एक विद्यार्थी अपनी अगली कक्षा के लिए टारगेट सेट करता है कि मुझे 100 में से 95 नंबर लाना है, लेकिन वो किसी वजह से 80 नंबर ला पाता है, अगली कक्षा में नहीं जाएगा। क्या वो इस तरह के नैरेटिव विपक्ष क्यों सेट कर रहा है राहुल लाल जी? लालचंद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए कि देश की जनता ने भारत में एक तरह से प्रचंड बहुमत के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचंड बहुमत की जो सरकार चली 2014-2019 में, उसको नकार दिया है कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार नहीं चाहिए। आ जाइए गठबंधन सरकार के दौर में, क्योंकि जो लोकतंत्र मजबूत होता है लालचंद जी, वो गठबंधन सरकार में होता है। इसमें तो प्रधानमंत्री जी अपने मन से कोई भी निर्णय कभी भी ले लेते थे, और उनको कोई भी जो है कि वो अपने स्तर पर निर्णय लेते थे, क्योंकि उनके पार्टी का पूर्ण बहुमत था। नंबर 1 ये। नंबर 2, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर देखिए 370 का नारा किसने दिया था, 400 पार का नारा बेंचमार्क किसने सेट किया था? टीम इंडिया के लोगों ने तो उन्हें नहीं बोला था। अब हम लोग तो वो नारा उन्होंने खुद ही सेट किया था, और अब जो है कि जब वो 370 बोलते हैं और 240 पे अटक जाते हैं, और पूरे पिछले 10 वर्षों में एनडीए शब्द केवल एक समय, जबकि टीम इंडिया की बैठक हो रही थी तब उन्होंने एनडीए की एक बैठक बुलाई थी। नहीं तो एनडीए का कोई मतलब नहीं होता था। प्रधानमंत्री का गारंटी कार्ड देख लीजिए, जो मैनिफेस्टो था उसको भारतीय जनता पार्टी शब्द का प्रयोग छोड़ दिया गया था, मोदी की गारंटी। तो वो मामला पूरा का पूरा मोदी की गारंटी, वो तो उन्होंने कल भी दोहरा दिया। कल भी नतीजे के बाद जब वो बीजेपी ऑफिस आए तो उन्होंने मोदी की गारंटी ही दोहराया। उन्होंने कहा इसी पर काम होगा, ये मोदी की गारंटी है। मैं लौटता हूं आपके पास, कौशल कांत मिश्रा जी। हाँ, कि मोदी के गारंटी को ही लोगों ने कहा कि भाई वो प्रचंड बहुमत वाला गारंटी छोड़ दीजिए, आ जाइए अब आप गठबंधन सरकार वाले गारंटी में आइए। ठीक है, जनता का सबसे बड़ा चीज है लालचंद जी। ठीक है, मैं पूछता हूं कौशल कांत मिश्रा जी से। कौशल कांत मिश्रा जी, जनादेश में आपके लिए क्या पैगाम है, क्या संदेश आप ले रहे हैं इस जनादेश से, और क्या वही संदेश ले रहे हैं जो राहुल लाल जी कह रहे हैं, या फिर इस जनादेश की व्याख्या आप अपनी तरह से कुछ करना चाहते हैं? रखिए अपनी बात। लालचंद जी, जब भारतीय जनता पार्टी हम ज्वाइन करते हैं तो हमें 5 निष्ठाएं बताई जाती हैं। उसमें होता है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, गांधीवादी दृष्टिकोण के साथ समानता आधारित राजनीति, सकारात्मक पक्ष निरपेक्षता और मूल्य आधारित राजनीति। इन 5 निष्ठाओं की विजय हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इंडी गठबंधन या सारे विपक्ष पूरा जुड़ करके एक साथ इकट्ठे होकर के, इतना स्ट्रॉन्ग विपक्ष एक साथ कभी नहीं हुआ। शायद इमरजेंसी के समय हुआ होगा, उसके बाद आज हुआ है। और उसने क्या कहा था? देश की दुनिया की सबसे पुरानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को ऊपर सवाल उठाए थे। जो दुनिया की आज सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके ऊपर सवाल उठाए थे। जो दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी उस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सवाल उठाए थे ईवीएम पे, उन्होंने सवाल उठाए ईवीएम के साथ साथ डीएम पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे सारी संवैधानिक एजेंसियों पर। और अगर राहुल गांधी का कल इलेक्शन पूरे होने के बाद रिजल्ट आए हैं, उसके बाद उनका स्टेटमेंट देखा जाए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ तक लड़ाई लड़ने की बात की। उनके स्टेटमेंट है। एक तरफ सब पूरा विपक्ष यूनाइट होकर, और इनके साथ जॉर्ज सोरस जैसे लोग जो विदेशों में बैठ करके मिलियंस की फंडिंग कर रहे थे, जो हमारे देश में जातिवाद की जीत कराना चाहते थे, जो बांटने वाली राजनीति की जीत कराना चाहते थे, जो देश की निष्ठा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ एकजुट हुए थे, उनकी हार हुई है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैंने भी देखा बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं और उनके कार्यकर्ता है, तो थोड़ा सा निराश है। पर निराश होने की जरूरत नहीं। आप देखिए ना, एक तरफ पूरा विश्व जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, उसमें इंडी गठबंधन आया, उसके बाद पूरे गठबंधन ठीक है, लौटता हूं, ज्यादा सीटें लेकर मैं आता हूं, लौटता हूं, राहुल जी आपके पास भी आऊंगा। एनडीए ही जीता है, ठीक, मोदी जी ही सरकार बना रहे हैं, ठीक, ये तो लग रहा है, ठीक है। राहुल जी आऊंगा, राहुल जी आ रहा हूं, कौशल जी, राहुल जी आप लोगों के पास आ रहा हूं, मुझे विनोद जी के पास जरा जाना दीजिए। विनोद जी, जो गिनाए हैं ये सब आपकी बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनोद जी, भी भारत का लोकतंत्र, ठीक है। कौशल जी आ रहा हूं, कौशल जी आ रहा हूं। विनोद जी, जो बात राहुल लाल जी ने कही, देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। कल प्रधानमंत्री ने जो बीजेपी ऑफिस में संबोधन दिया वो भी आपने जरूर सुना है, ये मुझे पक्का पता है। जो प्रधानमंत्री ने बातें कही
और जो राहुल लाल जी कह रहे हैं कि सरकार तो चलाएंगे लेकिन उस तरह से सरकार नहीं चला पाएंगे, आपको प्रधानमंत्री की बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से कुछ भी ऐसा आभास हुआ जैसा राहुल लाल जी कह रहे हैं? मुझे तो नहीं हुआ है। राहुल लाल जी जो बात कर रहे हैं, अपने नज़रिए से जो बात कर रहे हैं, वो जो बात राहुल गांधी भी करते हैं वही बात राहुल लाल जी भी कर रहे हैं, उसमें कोई बात अंतर नहीं है। दोनों आदमी एक ही जगह की बात सिर्फ सरनेम का फर्क है, सिर्फ सरनेम का फर्क है। सवाल ये है कि आप अपने चश्मे से अलग अलग तरीके से इसके जनादेश को व्याख्या करने की कोशिश की जाए। कोशिश इसलिए जनादेश की व्याख्या कोशिश करने जा रही है जब आप एक तरह से बीजेपी के परफॉर्मेंस को नकारते हैं। आप बीजेपी के परफॉर्मेंस को नकारते हैं कि पांच से ज्यादा स्टेट, 6 स्टेट, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बिल्कुल। बीजेपी ने उड़ीसा में सरकार बनाई अपने दम पे। बीजेपी ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में अपने दम पे सरकार बनाई। आंध्र में भागीदार, आंध्र में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए अपने सहयोग एनडीए गठबंधन के साथ में सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने डबल का ये अपना आंकड़ा पूरा किया है। तो इतने सारी चीजें हैं कि आपने कितने सारे स्टेट में आप कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है जहां जहां बीजेपी के साथ उसका सीधा मुकाबला है। लेकिन आपकी पार्टी का अगर ये इस बात को मान के राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अभी कौशल जी कह रहे थे, अगर वो उसको अपनी एक बड़ा बेंचमार्क मानते हैं इस कामयाबी को, तो आप कह सकते हैं कि अभी दिल्ली उनके लिए बहुत दूर है। लेकिन दिल्ली अगर बहुत दूर है तो ये भी बात समझने की जरूरत है कि ठीक है, एक प्रोपेगेंडा और एक फॉल्स नैरेटिव जो था खटाखट जो संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म होने का, वो जाहिर सी बात है जो कुछ जगहों पे चल जाए, जो आप में चला तो है कहीं ना कहीं, ये तो लग रहा है बहुत चला है, काफी जगह पे चला है। और इस मामले में कौशल जी की पार्टी के लिए कहना होगा कि आप सही से काउंटर नहीं कर पाए। को बार बार नहीं चढ़ा सकते हैं। ये खटाखट इकोनॉमी भी हो सकता है कि कई जगह पे लोगों को चल जाए कि सुलभ से लोगों को लगा कि 1 लाख रुपए हमारे पॉकेट में आ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हिमाचल में क्यों एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। तो वहां तो ऐसे ही वादे हुए थे। सही बात। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में सीट जीत पाई? 4 सीट के अलावा आप 13 सीट का उनका दावा था। क्यों नहीं दिल्ली में एक भी खाता खोल पाई आम आदमी पार्टी? अगर ये फ्रीबी से खटाखट इकोनॉमी से भारत देश चलता, जो विकसित भारत का पीएम मोदी का सपना है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि अभी इंडिया गठबंधन के लिए दिल्ली बहुत दूर है। बिल्कुल, ये लग तो रहा है कि बहुत दूर है, लेकिन कोशिशें तो हो रही हैं दिल्ली तक पहुंचने की। राहुल लाल जी, कोशिशें तो हो रही हैं पहुंचने की। और रहीमन काठ की हांडी चढ़े न दूजी बार, इसको हिमाचल प्रदेश और पंजाब वगैरह ने साबित तो कर दिया है दोनों जगहों पर। ये बताइए कि फिर भी कहीं ना कहीं ये चला है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये चीजें कहीं ना कहीं चली है, ये ठीक है क्या? कांग्रेस के जो वादे थे वो जनता के मूलभूत मुद्दे थे, और वो मूलभूत मुद्दे ये नहीं होते कि अकाउंट में 1 लाख दे देंगे, ये मूलभूत मुद्दे नहीं। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं तेजी से चूंकि मेन मुद्दे पे भी आऊंगा। देखिए अभी बात हुई पंजाब की। पंजाब में वो यही तो इंडिया अलायंस की मास्टर रणनीति थी कि वहां पे 7 सीटें मतलब दोनों में से कोई जीते। अच्छा, तभी एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे थे वहां। अरे अधीर रंजन चौधरी को क्यों नहीं बताया ये मास्टर? बंगाल में भी कर लेते ये रणनीति, बिल्कुल सही बात। पश्चिम बंगाल में मास्टर रणनीति कार्यक्रम में क्या था, अगर कांग्रेस और लेफ्ट भी आ रहा हूँ कौशल जी, आ रहा हूँ, तो फिर कौशल जी की पार्टी की बड़ी मजबूत स्थिति हो जाती। तो उनके पार्टी की स्थिति मजबूत हो, त्रिकोणात्मक स्थिति बना के कि जो ममता बनर्जी से नाराज लोग हैं और जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो एक तीसरा विकल्प भी उन्हें मिले। वो दोनों जगह पर राज्यों में ये कंडीशन रही, और यही कारण है कि बीजेपी देखिए। और अब मैं आता हूँ तीसरे मामले पे जो मुख्य मुद्दा है हम लोगों का कि इंडिया अलायंस क्या प्रयास करे। देखिए मैं कुछ छोटे से उदाहरण दूंगा। जब 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जीती, इन्होंने कठोर शर्त रख दी अपने सहयोगियों के लिए कि एक दल को एक ही बर्थ मिल पाएगा। और उस समय जदयू जैसे पार्टियों के लोग जो है कि नेता अपना कुर्ता उर्ता सिलाए रह गए, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। ठीक है, अभी क्षेत्रीय दलों को लेकर एक आखिरी वाक्य में कह दूं कि जो क्षेत्रीय दलों में घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो लोग टीम इंडिया से संपर्क कर रहे हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब नीतीश जी और
तेजस्वी यादव विमान में एक साथ उन्होंने यात्रा की है। यही इसी उम्मीद पर जो है ना नैरेटिव गढ़ा जाता। मैं लौटता हूं कौशल जी। ठीक है कौशल जी, ठीक है कौशल जी, आपसे मैंने पहला सवाल पूछा था कि आपने इससे क्या संदेश लिया। अब मैं बताता हूं, आपने अपनी बात बताई लेकिन मैं बताता हूं। जब विपक्ष जो है वो कहता है कि 1 लाख रुपए साल में डाल दूंगा, कोई कल को कहेगा 5 लाख साल में डाल दूंगा, उसका असर तो होता है कौशल जी। दूसरी बात ये, हम आपसे कहते हैं कि जिस तरह राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते रहे और पूरे विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान ये कहा ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, आपको आत्ममंथन में ये लगता है क्या कि आपकी तरफ से इस नैरेटिव को काउंटर करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई? लालचंद जी, पर्सनली मतलब मैं अपने लेवल पे बोल रहा हूँ, पहली चीज तो ये बता दूं क्योंकि ये मेरा अपना विचार है कि मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा के इलेक्शन में कुछ चीजें जो देश के तोड़ने वाली हुई है, उसमें जब पंजाब से 2 खालिस्तानी विचारधारा के लोग ये तो है हैं, बिल्कुल, हाँ, बिहार में जब 2 लोग नक्सलवाड़ी वाले जीतते हैं तब है, जब रावण जैसी विचारधारा के लोग जीतते हैं तब है, और जब बारामूला में एक आतंकी जीतता है तब है। ये देश के लोगों को जताने की बात है कि हाँ, इंडी गठबंधन ये कर पाने में थोड़ा बहुत सक्षम रहा है। लेकिन चिंता ना करे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरा वतन है भारत माँ को तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो ये वादा है भारतीय जनता पार्टी का, ये वादा है एनडीए का कि देश को झुकने नहीं दूंगा। लेकिन चुनौती दे दी है, ये भी मान लीजिए, ये भी मान लीजिए कि चुनौती तो दे दी है। विश्व एक साथ मिल करके वीर भले जा सकता है, लेकिन वो वृक्ष नहीं बनने दूंगा, वो वृक्ष नहीं बनने दूंगा। ठीक है, वृक्ष नहीं बनने देंगे, लेकिन ये भी बात है कि आंशिक तौर पर हाँ, आप कुछ कह रहे थे। चीज मैं दोनों अपने प्रवक्ताओं को सुन रहा था, बहुत मजबूती से अपनी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मैं छोटा सा एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ, जरूर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरा जो नैरेटिव है इंडिया गठबंधन का आज का भी, जिस तरह से सारे पार्टी के लोग जमा हुए हैं और दिल्ली में जमा होके एक मैसेज देना चाह रहे हैं जी, वो एक मैसेज साफ साफ है। इनको दिक्कत भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इनको दिक्कत एनडीए से नहीं है, इन सारे जो 37 दल के आप बात कर रहे थे घटक का, जो इंडिया गठबंधन के हैं, इनको दिक्कत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी से है। सनातन से भी, सनातन की बात मैं अभी इसमें नहीं जोड़ता हूं। इनकी दिक्कत वरना नवरात्र में मछली के कांटे का वीडियो अपलोड करने की क्या जरूरत होती है, समझ में नहीं आता। भारत के सामने में राहुल जी, 1 मिनट आप सुन लीजिएगा, मैंने पूरा धैर्य से आपका सुना। ठीक है, ये भारत के सामने में एक इतिहास तो बनने जा रहा है कि नेहरू जी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ये ठोस सच्चाई है, तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए असहज है। दूसरा असहज जो है कि पूरी तरह से जो कोशिश थी राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने में राहुल गांधी को खड़ा करने का, वो भी इंडिया गठबंधन में इस सामने में वो प्रयोग सफल नहीं हुआ है। तो ये जो सबसे बड़ा अंदेशा इन लोगों के पार्टी के अंदर में है कि तीसरे टर्म का पीएम मोदी, जो पीएम मोदी ने कल भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने कहा है कि हम बड़े फैसले लेंगे, ऐतिहासिक फैसले लेंगे, और करप्शन के खिलाफ जो पीएम मोदी ने जो एक रिजोल्यूशन दिया है, इसका मैसेज जा रहा होगा, बहुत जगह पर मैसेज जा रहा होगा। गठबंधन के सामने में एक चिंता तो ठीक बिल्कुल, कहीं हार न जाए लालचंद जी। हमें लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली घटना ना घट जाए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं ना, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इकोसिस्टम में खलबली तो है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, कौशल जी और विनोद जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो परिवारवादी राजनीति है वो पूरी तरह से खारिज होती हुई इस बार दिखी है। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़